तो पिछली क्लास में हम प्रोग्रेस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और प्रोग्रेस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन देख चुके थे। हमने देखा था कि कैसे ग्राफ वगैरह बनाने हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, अगर नंबर ऑफ जितने पीक होंगे वो किसके बराबर होंगी, नंबर ऑफ स्टेप के बराबर होंगे। और रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करने पे क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा वो भी देख लिया था। एक नए मेथड की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा आरडीएस मेथड, इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। ठीक है, पहली बात तो है किस लिए नोट करो, इट इज यूज टू डिटरमाइन rate law of a complex reaction when complete mechanism is given। ठीक है, तो क्या किस लिए है मेथड, ये मेथड हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ जो था हमारा उसको निकालने के लिए, लेकिन किस रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि जो सिंपल रिएक्शन यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है उसका तो हम रेट लॉ बता ही देते हैं कि जो हमारे पार्शियल ऑर्डर होते हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाते हैं, तो उनका रेट लॉ तो हम बता ही देते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए, और एक बार अगर मैकेनिज्म पता हो तो हम आरडीएस मेथड का यूज करते हुए उसका डिफरेंशियल रेट लॉ बता सकते हैं। पहली बात तो ये कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है लेकिन एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड है लेकिन हमें एक रफ आइडिया दे देता है रेट लॉ का क्या है, और हमसे ये अप्रोक्सीमेशन ही पूछा जाएगा, यानी कि तुम्हारे लिए तो यही एग्जैक्ट है जब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है, तो है किस लिए समझ आ गया। हाँ, अब आरडीएस लिख लो क्या है। आरडीएस पढ़ते ही हो तुम, ऑर्गेनिक में तो भर भर के पढ़ते हो, जो भी मैकेनिज्म पढ़ते हो ये इसका आरडीएस है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है मैकेनिज्म का, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के अलग अलग स्टेप में लिख देगा और एक को लिख देगा स्लो, तो जिसको स्लो लिख दिया वो कौन सा हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, या आरडीएस लिख देगा, हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, क्यों स्लोएस्ट स्टेप को हम आरडीएस बोलते हैं, क्यों स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो जैसे एथलेटिक्स होती है, हमारी एथलेटिक्स होती है, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें, तो उसमें एक खेल होता है रिले रेस। ठीक है, रिले रेस में क्या होता है, जैसे कि सपोज हर टीम के 4 मेंबर हैं, इस तरीके से होती है 4x100 मीटर, 4x200 मीटर, मतलब नंबर ऑफ मेंबर इंटू जितने मीटर तक है। ठीक है, तो 4x100 मीटर है सपोज। ठीक है, तो कैसे होगा कि 4 लोग हैं, चारों को पूरा एरिया कवर करना होगा, 100 मीटर का एरिया इंडिविजुअली कवर करना होगा, लेकिन कैसे कवर करेंगे, पहले हर टीम का एक इंसान भागना शुरू करेगा। ठीक है, और उसके हाथ में क्या होगा, बैटन होगा। ठीक है, वो जब पूरा अपना पहले वाला जो पूरा घूम के आ जाएगा अपनी टीम वाला, तो वो बैटन दूसरे को पास कर देगा, फिर दूसरा वाला घूमेगा आएगा ऐसे ही, फिर वो तीसरे को पास कर देगा, फिर तीसरा वाला घूम के आएगा, फिर वो चौथे को पास कर देगा, और अल्टीमेटली रेस खत्म हो जाएगी चौथे के बाद, अगर 4x100 मीटर है। इस तरीके से होता है। अब उसमें मान लो 3 लोग तो फास्ट हैं और एक स्लो है। ठीक है, मैंने पहले ऊपर भी बताया था कि जो हम प्रोग्रेस देख रहे थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी, उसमें फास्ट का मतलब वेरी फास्ट और स्लो का मतलब वेरी स्लो। तो अब यहाँ भी ऐसे ही सोचो कि अब 4 लोग थे एक टीम में, 3 लोग तो बहुत फास्ट हैं और एक आदमी बहुत स्लो है। ठीक है, तो एक आदमी स्लो है, 3 लोग फास्ट हैं। तो जो अगर मैं बात करूं तो जीत किस पर निर्भर करती है, अब क्या वो तेज जो दौड़ रहे हैं या फिर जो धीरे दौड़ रहा है, ऑब्वियसली जो धीरे दौड़ रहा है। तो विन डिटरमाइनिंग पर्सन कौन हो गया इसमें, विन डिटरमाइनिंग पर्सन हो गया जो धीरे वाला है। ऐसे ही रिएक्शन में जो रेट है, रेट क्या हो गई, एक तरीके से स्पीड हो गई। ठीक है, तो स्पीड किससे डिटरमाइन होंगी, स्लोएस्ट स्टेप से, तो इसीलिए उसे बोल दिया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बात समझ आई है, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्टेप्स लिखवाता हूँ कि हमें
किस तरीके से हम रेट लॉ निकालेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, स्टेप बाय स्टेप लिखवा देता हूँ, फिर आप गलती मत करना। स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले तो राइट डाउन, आरडीएस आपने पहचान लिया एक बार। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करना आरडीएस को, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? राइट डाउन रेट लॉ ऑफ आरडीएस, ठीक है। अच्छा, हम रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं आरडीएस का? आरडीएस का आपको एक्सप्रेशन, आपको वो तो दिया होगा आरडीएस की रिएक्शन। अब उसका रेट लॉ कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि हमें पता है कि भले ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, लेकिन उसका हर स्टेप कैसा है? एलिमेंट्री है। अगर हर स्टेप एलिमेंट्री है तो जो आरडीएस होगा, आरडीएस भी तो एक वन ऑफ द स्टेप ही तो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो वो भी कैसा है? एलिमेंट्री है। और एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ तो आप लिख ही सकते हो अगर आपको रिएक्टेंट्स पता है तो, बिल्कुल। तो आप एलिमेंट्री रिएक्शन है, आप इसका रेट लॉ लिख देना, ठीक। अब सबसे पहले आरडीएस आइडेंटिफाई करा, उसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा। क्यों लिख पाए? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन थी, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 का क्या है कि इफ नो इंटरमीडिएट प्रेजेंट, अगर कोई इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट तो पता है, इंटरमीडिएट जो एक रिएक्शन का क्या हो, प्रोडक्ट हो, वो दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट की तरह काम करे। अगर आपके आरडीएस के जो आपने रेट लॉ का लिखा आरडीएस का, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, सारे के सारे रिएक्टेंट ही आ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। इफ नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट, किसमें? इन दिस रेट लॉ, जो आपने अभी रेट लॉ लिखा है, अगर इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो यही आपका फाइनल रेट लॉ है, देन इट इज फाइनल, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है? अदरवाइज मान लो अगर इंटरमीडिएट है आपके रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, तो आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इंटरमीडिएट को। सब्स्टिट्यूट द इंटरमीडिएट फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अदर गिवन फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट नहीं है तब तो जो रेट लॉ लिखा आरडीएस का वही आपका फाइनल है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट है तो आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम अदर गिवन, ये इंपॉर्टेंट है, फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप। मतलब वो किससे सब्स्टिट्यूट, किस रिएक्शन से सब्स्टिट्यूट करोगे? जो इक्विलिब्रियम वाली होगी और जो फास्ट होगी, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम वाली क्वेश्चन में है ही एक, तब तो उसी से ही करोगे, और कुछ नहीं लिखा, फास्ट है स्लो है, तो उसी को बाय डिफॉल्ट मानते हुए कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम वाली 2-3 है तो उसमें जरूर मेंशन होगा ये फास्ट है स्लो है, तो आपको फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप से उसे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट कैसे करना है? आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट के पार उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का अमाउंट उसकी बार में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। मोटा मोटी यही होता है। बाकी सॉलिड लिक्विड के लिए क्या होता है वो सब पता है, बेसिक तो यही होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आप लिखोगे और फिर इंटरमीडिएट के अमाउंट यहाँ इस इक्विलिब्रियम से सब्स्टिट्यूट करके इस रेट लॉ में लिखोगे, ठीक है। यानी कि आपको इंटरमीडिएट को हटाना है, तो अगर रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ रहा है तो इंटरमीडिएट का अमाउंट को आप यहाँ से निकाल के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकाल के आप इसमें पुट कर दोगे, तो वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अच्छा, मान लो आपने ऐसा कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ इंटरमीडिएट बच गया। मान लो आपने ऐसा कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ इंटरमीडिएट बच गया, तो क्या करोगे? तो आपको स्टेप नंबर 2 रिपीट करना है। तो रिपीट, कोई लिखवाने का वैसे पॉइंट नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो रिपीट स्टेप 2 until all intermediates are substituted, ठीक है।
तो आपको पहले स्टेप में रेट लॉ लिखना है आरडीएस का, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आराम से लिख दोगे। अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो यही फाइनल रेट लॉ है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट है तो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इस इंटरमीडिएट को फ्रॉम अदर गिवन फास्ट इक्विलिब्रियम। फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप से आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इंटरमीडिएट का अमाउंट, कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख के। ठीक है, और फिर आपको ये कब तक करते रहना है स्टेप 2, जब तक कि सारे इंटरमीडिएट आपके रेट लॉ से नहीं चले जाते, मतलब आपका फाइनल रेट लॉ में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बचना चाहिए। ठीक बात, ठीक है, स्टेप समझ आए, क्या करने हैं बताओ जल्दी से फटाफट। रिस्पॉन्स, ठीक, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ट्राई करो इसे। इसे ट्राई करो। ठीक है, आपको इसका इक्विलिब्रियम सॉरी इसका रेट कांस्टेंट दिया है k1 और इसका रेट कांस्टेंट दिया है k2। अब करो। ठीक है, वही आपको रेट लॉ निकालना है। जल्दी बताओ। ठीक है, स्लो स्टेप वाले से हो जाएगा, हाँ ठीक है। ठीक है, पहले बताओ आरडीएस कौन सा स्टेप है। स्टेप 1 क्या हो जाएगा हमारा, आरडीएस हो जाएगा। पहली बात तो स्टेप 1 हो गया हमारा आरडीएस, क्योंकि वो स्लो है। ठीक है, स्लो है तो अब क्या था, आरडीएस आइडेंटिफाई कर लिया, अब इससे रेट लॉ लिख देते हैं, तो हमारा रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, k1। ठीक है, NO2, अब एलिमेंट्री रिएक्शन है हर स्टेप, तो हम लिख सकते हैं इसका रेट लॉ NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या कोई इंटरमीडिएट है, बिल्कुल नहीं है, NO2 भी रिएक्टेंट है और F2 भी रिएक्टेंट है आपका मेन रिएक्शन का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रेट लॉ हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल रेट लॉ हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछ देता है कि आप ऑर्डर बताओ रिएक्शन का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो। डेढ़ मिनट है तुम्हारे पास, ट्राई करो। ठीक है, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k1, बैकवर्ड का k2। ठीक है ना, फिर नहीं मत मानो, आपको आप खुद करो, इसमें कोई मानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में यही दिया है।
बताओ मैं हो रहा है? अरे बोलो भाई। स्लो स्टेप पहले तो बताओ कौन सा होगा? स्लो स्टेप हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, अब आपको इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। पहली बात तो कि आप सबके मान लो रेट कांस्टेंट, इसका K1 मान लो, इसका K2 मान लो बैकवर्ड का, इसका K3 मान लो, K4 मान लो। क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन आप मान लो। ठीक है, इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो K4 मानने की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आप स्लो स्टेप का आपको रेट लॉ लिखना है। पहली बात तो आप यही करते हो। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट, स्लो स्टेप का रेट कांस्टेंट मैंने माना है K3। ठीक है, K3 पी, हमें हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि कुछ भी क्यों मान सकते हैं? हमें तो जो आएगा रेट लॉ में, हमें रेट कांस्टेंट से मतलब है कि इसकी पावर से मतलब है, हमें तो पावर से मतलब है, क्योंकि हमें तो ऑर्डर बताना है। तो ये चीज़ तो हमारे फाइनल आंसर में आ ही नहीं रही, तो हम कुछ भी मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बात तो समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब क्या आपका है? P और Q2, और दोनों की पावर में क्या है? 1। लेकिन Q2 तो हमारा रिएक्टेंट है, लेकिन P2 होता है रिएक्टेंट, तो यहाँ तो P है, तो ये तो इंटरमीडिएट हो गया। P क्या इंटरमीडिएट हो गया? तो अगर हमारा P क्या हो गया यहाँ पे? इंटरमीडिएट। और P अगर इंटरमीडिएट है तो हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट किस स्टेप से करते हैं? क्या फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप से करते हैं? तो अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप कौन सा है। फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप कौन सा है? फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप कौन सा है? फर्स्ट है। कैसे? क्योंकि फास्ट तो लिखा ही है और इक्विलिब्रियम वाली ये है ही, तो फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या करना होता है इसमें? मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर ये इक्विलिब्रियम वाली रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जरूर डिफाइन होगा। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन है तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकते हो? के एफ अपॉन के बी लिख सकते हैं। और के एफ क्या है? K1, और के बी क्या है? K2। तो K1 अपॉन K2 लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, K1 अपॉन K2, और ये बराबर किसके होगा? बराबर किसके होगा? क्या P का, क्या P की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन P2 की कंसंट्रेशन, ऐसे ही होगा? बोलो। P की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में P2 की कंसंट्रेशन, इसकी पावर में 1। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताओ, बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? कुछ है नहीं वे समझाने की इसमें, फिर भी बताओ, रिस्पॉन्स करो। अरे बताओ। अब देखो, अब आपको P, P आना चाहिए क्या इसमें? P नहीं आना चाहिए, इसे तो सब्स्टिट्यूट करना है। तो P यहाँ से निकालो, कितना है P की कंसंट्रेशन? तो पहले से रीअरेंज करो, रीअरेंज करोगे तो क्या बनेगा आपका? P2 की, P की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू क्या बना? K1 अपॉन K2, और इनटू में P2 की पावर 1, यही बना। अब आपको P की कंसंट्रेशन का स्क्वायर चाहिए कि P की कंसंट्रेशन चाहिए? ऑब्वियसली P की कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? P की कंसंट्रेशन की पावर 1, यानी कि सिंपली P की कंसंट्रेशन। तो P की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? उसका स्क्वायर रूट करोगे आप दूसरी तरफ ले जाके, तो इधर क्या बनेगा? ये अंडर रूट में। ठीक है, K1 अपॉन K2, और इनटू ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ P2। ठीक है, और स्क्वायर रूट को आप क्या लिखते हो? पावर में क्या लिख सकते हो? हाफ लिख सकते हो। बोलो, ये एक्सप्रेशन बताओ, लिख सकते हो? ठीक है, अगर आप ये लिख सकते हो तो P की कंसंट्रेशन जो आपने यहाँ पे निकाली वो इसमें डाल दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा रेट इक्वल टू क्या है? K3, और अब P की कंसंट्रेशन डाल दो, तो क्या आ गया? K3 स्क्वायर रूट में K1 अपॉन K2। ठीक है, और ये आपका ऐसे नहीं, ये कंसंट्रेशन।
उसके पार में इन केमिस्ट्री ठीक, इसका है ये हो जाएगा इसका P2 की कंसंट्रेशन और इसकी पार में हाफ, ठीक है, और Q2 की कंसंट्रेशन इसकी पार में 1। बताओ ये एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आया? हमने पहले स्लो स्टेप आइडेंटिफाई करा। स्लो स्टेप कैसे आइडेंटिफाई करा? उसमें लिखा ही था स्लो है, बाकी दोनों तो फास्ट ही थे, ठीक है, फास्ट थे। उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने इससे रेट लॉ लिख दिया। रेट लॉ लिखा तो भाई हमें उसमें P इंटरमीडिएट आ गया, लेकिन P2 लाना था, तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देखा। फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप एक ही इक्विलिब्रियम का स्टेप है और वही ही फास्ट भी लिखा है, तो यही हो गया, ठीक है। उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा, वहां से कंसंट्रेशन ऑफ पी यानी कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाल ली। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, जो आपने आरडीएस का रेट लॉ लिखा था, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका ये रेट लॉ आ गया। अच्छा, ये रेट लॉ आ तो गया, लेकिन अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट है? एक है हमारे पास P2 और एक है Q2। क्या क्या दोनों में से कोई भी इंटरमीडिएट है? बिल्कुल नहीं, दोनों ही हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट हैं, तो ये इंटरमीडिएट है ही नहीं। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल रेट लॉ हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया हमारा क्या? फाइनल रेट लॉ हो गया, ठीक है। और ये फाइनल रेट लॉ हो गया। हमें क्या बताना है? हमें तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? हाफ प्लस वन, यानी कि कितना? सिंपली हमारा 1.5, बोलो 1.5 हो गया। 3/2 है 1.5, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 1.5 हो गई। देखो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बताओ, एनी प्रॉब्लम? राइट, अब ये खुद करोगे? करोगे क्या? करोगे कैसे? नहीं करो चुपचाप। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मैंने निकाल दिया, अगर मैं तुमसे पूछूं कि के नेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? के नेट ऑफ रिएक्शन पूछा नहीं है, लेकिन पूछूं तो क्या होगा? ठीक है, इसी रेट लॉ से के इसका के रेट, इस रेट लॉ में रेट कांस्टेंट क्या है? ठीक है, अगर तुम्हें ये K1 K2 K3 वगैरह गिवन है तो क्या हुआ? क्या यही जो है हमारा यही रेट कांस्टेंट हो जाएगा इस रिएक्शन का? बोलो। रेट रेट के नेट पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? ठीक है, ये यही तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। क्या होता है? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट और इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी पार में उसके पार्शियल ऑर्डर। तो ये यही तो हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट हो गया इस रिएक्शन का। बोलो, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो टर्म आई, यही क्या हो गया हमारा? रेट कांस्टेंट हो गया। तो K3 इंटू, आप ऐसे लिख दो, K3 इंटू K1/K2, ठीक है। तो ये के नेट हो गया। अगर आपको K1 K2 K3 वगैरह गिवन होते तो क्या है, के नेट निकाल देते? बताओ, इसमें तो ऑर्डर पूछा था। अरे बोलो यार, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप रेट लॉ निकाल दो, रेट लॉ निकाल दोगे तो ओवरऑल ऑर्डर भी आ जाएगी और वहां से के नेट भी आ जाएगी। ठीक है, करो, ये पहले वाले से आसान है।
बताओ जल्दी, के नेट क्या आया? के नेट क्या आया? के नेट क्या आया और ऑर्डर क्या आई? बताओ। ठीक है, के थ्री क्या है तुम्हारा? करेक्ट है, एकदम करेक्ट, गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो क्या स्लोएस्ट स्टेप? ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है हमारा? पहला वाला तो इक्विलिब्रियम है और दूसरा वाला में स्लो लिखा है, तो यही स्लोएस्ट स्टेप हो गया। तो स्लोएस्ट स्टेप यानी कि हमारा आरडीएस जो था वो हो गया सेकंड वाला। तो सेकंड वाला आरडीएस हो गया, तो इसका रेट लॉ लिखना है, तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री ये है तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के थ्री गिवन है। ठीक है, N2O2 की कंसंट्रेशन इसके पावर वन और O2 की कंसंट्रेशन और इसकी पावर वन। अब ये पता लग गया कि हमारा ये इंटरमीडिएट है। अगर N2O2 इंटरमीडिएट है, कैसे पता लगा इंटरमीडिएट है? हमने रिएक्टेंट देख लिए, जो मेन रिएक्शन थी उसमें क्या थे? NO और O2 था। ठीक है, तो N2O2 इंटरमीडिएट है, तो हमें फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप आइडेंटिफाई करना है। पहली बात तो दो ही स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप है, दूसरा स्टेप फास्ट इक्विलिब्रियम ही देगा। ठीक है, अब ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए अगर नहीं दिया तो अगर उसको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो वो जरूर देगा। ठीक है, फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप कौन सा हो गया? पहला, और उसमें फास्ट लिखा भी है और इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है, अगर फास्ट नहीं भी लिखा होता और इक्विलिब्रियम होता तो सिर्फ यही, तब भी यही लेते, क्योंकि और किस तरीके से हो ही नहीं सकता नहीं तो। ठीक है, तब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? के एफ अपॉन के बी, जो कि यानी कि के वन अपॉन के टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन टू ओ टू की कंसेंट्रेशन, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? वन है, इसकी पावर में हो जाएगा वन अपॉन में NO की कंसेंट्रेशन और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप यही चीज क्या करोगे? इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, N2O2 की कंसेंट्रेशन, तो N2O2 की कंसेंट्रेशन अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो हमारा फिर रेट लॉ कितना आ जाएगा? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट K3। ठीक है, और N2O2 की कंसेंट्रेशन पुट कर रहा हूँ, तो N2O2 की कंसेंट्रेशन यहाँ से किसे आ जाएगी? K1 अपॉन K2 इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? K3 K1 K3, और इधर क्या हो जाएगा? N2O2 की कंसेंट्रेशन K1 अपॉन K2, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन और इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में O2 की कंसेंट्रेशन और इसकी पावर वन। बोलो। ठीक है, इसको तरीके से लिख लो। क्या तरीके से लिखोगे? कि K3 K1 अपॉन K2। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इसका स्क्वायर और O2 की कंसेंट्रेशन इसकी पावर में वन। ये आपका फाइनल रेट लॉ आ गया। कैसे रेट लॉ आ गया? क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे रिएक्टेंट हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल रेट लॉ। अगर एक बार ये फाइनल रेट लॉ आ गया तो यहां से मैं बता सकता हूं कि मेरा जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है? 2 + 1 3 है। ठीक है, और जो मेरा के नेट है वो है K1। ठीक है, के नेट है मेरा K3 K1/K2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो पहली बात तो ये एक ऐसी, इसका हमारे एनो नाइट्रिक ऑक्साइड का पार्शियल ऑर्डर कितना है? 2 आया, और ऑक्सीजन का पार्शियल ऑर्डर कितना है? 1 आया। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना था? 2, और O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना था? 1। ठीक है, तो ये एक उस बात को हमारी प्रूव करता है जो हमने लिखी थी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भले ही हो लेकिन उसका पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस केस में है, इससे पिछला वाला क्वेश्चन करा था जो, उसमें नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो नहीं था, इसमें हाफ आ रहा था और 1 आ रहा था। ठीक है, तो इसमें
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर पार्शियल ऑर्डर नहीं था, इसमें है। तो पार्शियल ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? ठीक है। अब ये जो हमने के नेट लिखा, ठीक है, पहली बात तो इसको अब ये जो मैंने लिखा हमने, चलो ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा आया के नेट, ठीक है, के नेट आया। के नेट क्या है? नेट रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, ठीक है, और ये इसमें क्या अलग अलग रेट कांस्टेंट हमारे हैं, ठीक है, ये सारे भी रेट कांस्टेंट ही है, बोलो, ठीक है, सारे रेट कांस्टेंट हैं। तो हर के लिए क्या हम अरेनियस इक्वेशन लगा सकते हैं? बोलो, हर के लिए क्या अरेनियस इक्वेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम वही लगा रहे हैं अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। अगले पेज पे लगाएं क्या? चलो अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। ये हमारा था के नेट, उसी उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ इसलिए, ठीक है। K3 K1/K2, ठीक है। तो सभी के लिए अरेनियस इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? के नेट को ए नेट ई की पावर माइनस ई ए नेट बाय आर टी, ठीक है। और K3 को क्या लिख दूंगा? A3 ई की पावर माइनस ई ए थ्री बाय आर टी। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बात चल रही है, टेम्परेचर का वेरिएशन तो अब देख ही नहीं रहे, ठीक है, टेम्परेचर का थोड़ी चेंज देख रहे हैं। अलग अलग रिएक्शन है तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग अलग होगी, ठीक है, और नेट करने के बाद भी एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाएगी। और हर रिएक्शन के लिए ए तो हमारा फिक्स होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में कर रहे हैं तो भी पर्टिकुलर कंडीशन में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो A1 ई की पावर माइनस CA1/RT अपॉन में A2 ई की पावर माइनस EA2/RT। पहले तो बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ मैं LHS पे, ए नेट ई की पावर माइनस ई ए नेट बाय आर टी, ठीक है। अब मैं इसको क्या A3 A1/A2 को एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे A3 A1/A2, ठीक, ये हो गया। अब मैं ई की पावर माइनस वाली सारी चीज़ एक साथ लिख लेता हूँ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा? EA3 बचेगा और EA1 बचेगा पॉजिटिव में, और ये ऊपर आके प्लस होता, लेकिन माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो क्या बचेगा? EA3 प्लस EA1 माइनस EA2, तभी तो ये माइनस माइनस करके प्लस होगा, और अपॉन में RT तो है ही तीनों में, तो कॉमन ही है, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, कंपेयर अगर मैं करूं दोनों LHS और RHS को, तो क्या मैं ए नेट को लिख सकता हूं A3 A1/A2? बताओ। A3 A1/A2, ठीक है। और ऐसे ही मैं ये नेट को, ये नेट को क्या लिख सकता हूं? EA3 प्लस EA1 माइनस EA2। बताओ, पहले तो हाँ ना बोलो। ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो पहले तो अगर आपसे इन्हीं के लिए आपको अगर डेटा दिया हो तो आप ए नेट और ई ए नेट निकाल सकते हो। बताओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर आपको डेटा गिवन हो तो ए नेट और ई ए नेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बताओ। निकाल दोगे, ठीक, पहली बात तो ये हुई। अब एक बात समझो, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो एक ही स्टेप था, तो एक ही ई ए था, वही हमारा ई ए नेट था,
ये क्या है, ये आया अब हमारा नेट ई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। अभी तक हमने कौन सी रिएक्शन देखी थी, एलिमेंट्री रिएक्शन देखी थी इससे पहले, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन का कैसा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कैसी थी, पॉजिटिव थी। बताओ, जितने भी क्वेश्चन करे उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन के ही थे और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कैसी थी, पॉजिटिव थी, ठीक है, पॉजिटिव थी। तो यानी कि एक रिएक्शन की हमारी एक एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी, तो सिंगल ई ए कंसिडर हो रहा था, तो वो तो पॉजिटिव ही था, ठीक है। इसमें भी जितने भी इंडिविजुअल ई ए हैं वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। बताओ, तीनों पॉजिटिव ही होंगे, बोलो, होंगे। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड किसी का बड़ा किसी का कम, किसी कुछ भी हो सकता है। तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड लेकिन कुछ भी हो सकता है। और E3 प्लस E1 माइनस E2 तो इस एक्सप्रेशन के लिए आया, ठीक है। लेकिन ये तो कोई भी प्लस कोई भी माइनस हो सकता था, हो सकता था कुछ E3 माइनस E1 माइनस E2 आ जाता, कुछ भी आ सकता था वो तो, ठीक है। तो ये तीनों पॉजिटिव होंगे लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। और अगर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है तो प्लस माइनस कर रहे हैं, अगर यहाँ सिर्फ ऐड थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो प्लस पहले ऐड भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो ओवरऑल नेट रिजल्टेंट तो हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। बताओ, नेट रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ठीक। तो यही बात आपको नोट करके लिखनी है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आ सकता है तो है ये, मोस्ट प्रॉब्ली जे एडवांस में ही आ सकता है इस नोट के ऊपर, लेकिन नीट में भी हो सकता है कि स्टेटमेंट वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। तो सिंस ये है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। सो ओवरऑल मतलब हर स्टेप एलिमेंट्री है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप कैसा है, एलिमेंट्री है, तो ये E3 E1 E2 कैसे होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्लस माइनस दोनों कर रहे हैं तो इस वजह से ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, यानी कि ये नेट जो होगी, ठीक है, ये मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और इवन जीरो, ठीक है, ठीक है। अब इतनी बात पहले तो बताओ समझ आई, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इफेक्ट भी अलग अलग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हमें पता था कि के क्या था, अरीनेस इक्वेशन हमें पता है, हमें पता है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये पता है। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए था, फॉर एलिमेंट्री अगर मैं एलिमेंट्री की बात करूं तो एलिमेंट्री के लिए ई ए तो पॉजिटिव है, अगर ई ए पॉजिटिव है तो के, तो सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करती है, ये बात तो हमें पता है, बिल्कुल पता है। लेकिन अब क्या है, अब हमारी रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, अरीनेस इक्वेशन तो अभी भी यही रहेगी, बस उधर क्या हो जाएगा, के नेट और ए नेट वाली बात आ जाएगी, लेकिन रहेगी तो यही, ठीक है, के नेट ए नेट ई की पावर माइनस ई ए नेट बाय आर टी, ठीक है, रहे है तो इक्वेशन वही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारी रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो आपका क्या हो सकता है, ये नेट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेट नेगेटिव भी हो सकता है, और ये नेट जीरो भी हो सकता है। अगर ई एन नेट पॉजिटिव है, अगर ई एन नेट पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे के का वैल्यू तो बढ़ेगा, यानी कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ द रिएक्शन तो बढ़ेगा ही,
ठीक है, और वाइस वर्सा मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा। ये तो बेसिकली इसी की तरह हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो अब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे के का वैल्यू घट जाएगा। तो बस मैथ से कर लोगे आप, वो तो वेरिएशन तो बता ही दोगे। अगर ये पॉजिटिव था तो इंक्रीज करने पे अगर बढ़ रहा था, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे के घटेगा ही, तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन चेंज हो गया। अगर ये नेगेटिव हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे के घट जाएगा और रेट भी घट जाएगा। और ई ए नेट अगर मान लो जीरो हो गया, यानी कि इसकी पार में जीरो हो गया, ठीक है, तो ये तो पूरी चीज वन हो गई, ठीक है। अगर इसकी ये हमारा जीरो हो गया तो टेम्परेचर तो कुछ भी रख लो आप, टेम्परेचर कुछ भी हो, चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, लेकिन आपका के का वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ई की पार में जीरो में आ जाएगा ना तो पूरा। अब ई की पार जीरो बाय आर टी है, ई की पार अगर जीरो बाय आर टी है तो उसमें टेम्परेचर कुछ भी रख लो आएगा तो वो पूरा चीज वन ही। तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, इसमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि इस केस में हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो के नेट कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए वजह से रेट भी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। बताओ कैसे अलग वेरिएशन हो गए, बात समझ आई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बताओ, ठीक है। तो इसे समझ लो और अपनी भाषा में चाहो तो लिख लेना। ठीक, तो ये बात हो गई, ठीक है। अब अब कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोगों को ज्ञान पूरा नहीं होता। ज्ञान पूरा नहीं होता का क्या मतलब है, कि उनको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है, लेकिन क्या एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की जीरो हो सकती है। मुझे बताओ क्या एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की जीरो हो सकती है। नहीं हो सकती, ठीक है। एक मिनट इसे लिख दूं, उस पर आता हूँ बाद में। ठीक, तो एलिमेंट्री रिएक्शन कभी भी, एलिमेंट्री रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हो सकती है। लेकिन कई बार लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होता, इतना तो पता रहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, लेकिन ये नहीं पता कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है हो सकती है। तो कई बार क्या, एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेमस बुक है, उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें से चार ग्राफ दिए हैं, चार ऑप्शन दिए, उसमें से बताना है कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो दी है, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी। तो उन्होंने सिंगल स्टेप की एक रिएक्शन दी है और उसका आंसर पता है क्या है, उसका आंसर है कुछ ऐसा का आंसर है, ये है अपना ग्राफ, वही है पोटेंशियल एनर्जी और उसके बीच का, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का, ये आपका है, ये आंसर है। तो अगर ये आंसर है, पहली बात तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई, क्यों, क्योंकि सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। अच्छा, ये ग्राफ कैसा है, यानी कि यही आपकी ट्रांजिशन स्टेट है और यही आपकी क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। यही यही पोटेंशियल एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की और यही पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की है, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ईटीएच माइनस
एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये इसने क्या कर दिया, सेम कर दिया, क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर दिया, तो यही रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये इससे करके इसने एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कर दिया। लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये वैलिड क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जीरो हो सकती है। ठीक है, और बहुत फेमस बुक का एक क्वेश्चन है, नाम मैं नहीं लूंगा। ठीक है, बात समझ आई? ठीक, तो इसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये बात हो गई कि एलिमेंट्री रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो ये बात हमारी हो गई अब। ठीक है, अब हम एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कोलिजन थ्योरी, जो कि एनसीईआरटी में दिया है इसलिए पढ़ना पड़ता है, और दूसरी बात कि एक बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है तो इस वजह से पढ़ना पड़ता है। जब एनसीईआरटी में दिया तो एक बार पढ़ ही लेते हैं, जब सब चीज़ पढ़े ही हैं ढंग से। ठीक है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पहली बात तो, इवन फॉर जेई, लेकिन सिंपल है। तो पहले तो कोलिजन थ्योरी क्या, कुछ पॉइंट्स हैं उसको लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, थियोरेटिकली टॉपिक है मोर और लेस, बेसिकली इट एक्सप्लेन्स मैकेनिज्म ऑफ बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शन। बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमने एक और चीज देखी थी, क्या चीज थी वो, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, वो है भी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की तरह कोलिजन थ्योरी, लेकिन इसमें क्या थोड़ी बहुत मिक्स कर दिया, थोड़ा बहुत नया मसाला डाल दिया। नया मसाला क्या, केटीजी ऐड कर दी। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में थोड़ी बहुत केटीजी मिक्स करके कोलिजन थ्योरी बना दी। ठीक है, तो लेकिन है वैलिड बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अब केटीजी वाला तड़का लगेगा इसमें, तो केटीजी के लिए क्या पॉइंट आएंगे। ठीक है, कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर्स। ठीक है, रिएक्टेंट पार्टिकल कैसे कंसिडर होंगे, एज हार्ड स्फीयर, जैसे क्रिकेट बॉल वगैरह है इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, इन ऑर्डर टू convert into products, reactant particles must collide with each other। ठीक है, ये बात भी हमने पता ही है, हमें कोई नई बात तो नहीं है। ठीक है, कोलिजन होना ही चाहिए उनका, तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में देखी थी हमने बात। ठीक है, अगला पॉइंट, ओनली फ्यू कोलिजन्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हेंस such collisions are called effective collisions। बताओ, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, ये भी पता है हमें सब कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, और हमें इसका एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से एक बात भी पता है कि इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, वही हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के काबिल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक पता है। ठीक है, अभी भी एक पॉइंट तो इफेक्टिव कोलिजन का वही है,
लेकिन एक दूसरा पॉइंट भी ऐड हुआ है। कोलिजन थ्योरी है, कुछ नया चीज तो लाएगी ना, तो नई चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, दो पॉइंट है। ठीक है, पहला और दूसरा। पहला क्या है? वही कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स मस्ट बी, यानी कि होनी चाहिए क्या, ग्रेटर और इक्वल टू ई है। ठीक है, और दूसरा जो नया पॉइंट है वो क्या है कि पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, इस बात को समझेंगे अभी। ठीक है, लेकिन दोनों ही पॉइंट लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक लग रहा है तो भी इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, दोनों ही कंसिडर होने चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल ज्यादा होनी ही चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी की, जो पुरानी बात है। और नई बात है कि पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, दे मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है? ठीक है, हम एक लेते हैं ट्वाइस NO2। ठीक है, NO2 गैस हमें पता है डायमर बना लेती है, तो वही एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, N2O4 गैस में कन्वर्ट होती है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया और मान लिया एलिमेंट्री है। ठीक है, ऐसी बस माना है ये एलिमेंट्री, सपोज दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री। ठीक है, तो अब इसमें पार्टिकल्स होंगे, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, रिएक्टेंट जो है अलग अलग रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे, कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी से, कुछ की ज्यादा हो रही होगी एक्टिवेशन एनर्जी से। कोलिजन तो सबके बीच में हो रहा होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या ऐसे पार्टिकल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी? ठीक है, और वो कोलाइड कर रहे हैं आपस में, लेकिन मान लो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन में वो कोलाइड कर रहे हैं, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है एक्टिवेशन एनर्जी से। क्या वो इफेक्टिव कोलिजन है? पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन में, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, तो प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और इक्वल टू है एक्टिवेशन एनर्जी के, और पर वो कोलाइड नहीं कर पा रहे प्रॉपर ओरिएंटेशन में, तो भी वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं इनमें किन पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूँ, लेट फॉर पार्टिकल्स, अभी तो हम कोलिजन ओरिएंटेशन वाली बात देख रहे हैं ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली, तो मैं कंसिडर ही सिर्फ उन पार्टिकल को कर रहा हूँ अभी जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन और ये दोनों बात चाहिए, तो अभी मैं इन्हीं पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी से, वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे चाहे उनका ओरिएंटेशन कैसा भी हो। तो अब NO2 का थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह हमें पता है। ठीक है, IUC की नॉलेज से इतना हमें आइडिया होता है। ठीक है, इसे किसी से भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि NO2 वाला ही लेना है, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। ठीक है, तो कोलाइड कर रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ऐसे ये आपस में आएंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तो क्या ये इफेक्टिव कोलिजन है? बताओ। N2O4 जो बनता है उनके बीच में NN के बीच में बॉन्ड होता है कि NO के बीच में बॉन्ड होता है? NN के बीच में होता है N2O4 में।
जो दो मॉलिक्यूल ऑफ NO2 कंबाइन करते हैं तो NN के बीच में बॉन्ड बनता है ना, तो N और O सामने आएंगे तो क्या इफेक्टिव कोलिजन है, इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, तो क्या नहीं है, तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो दैट इज ineffective collision, it is not an effective collision, it is not effective collision। ठीक है, तो हमारा क्या बेचारा प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नो प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अब मान लो कैसे आ रहा है, ठीक है, अब ये NO2 था पहला वाला, ठीक है, अब दूसरा NO2 है, ठीक है, अब ये आ रहे हैं पास में, ठीक है, अब पास में आ रहे हैं तो क्या N2O4 बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि NN के बीच में बॉन्ड होता है, तो ये तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो इफेक्टिव कोलिजन है, तो हमारा N2O4 आराम से बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन दैट इज इफेक्टिव कोलिजन, तो इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्योंकि NN साथ पास आ रहे हैं और N2O4 के बीच में NN के बीच में ही बॉन्ड बनता है, तो ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है वो समझ आया, बताओ, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब समझ आ गया, आ गया, ठीक है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब समझ आ गया तो अब हमें ये समझ में आ गया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के, और साथ ही साथ पार्टिकल्स का जो कोलिजन होना चाहिए वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब अगर मुझे बताओ कि दोनों फैक्टर कंसिडर करें, अगर दोनों फैक्टर कंसिडर करें तो रेट जो हम पहले ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से बताते थे, क्या उससे रेट थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब तो कम रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, कम क्यों हो पाएंगे, क्योंकि दो फैक्टर आ गए, एक तो काइनेटिक एनर्जी वाला और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला, तो क्या पर यूनिट टाइम कम रिएक्टेंट पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, तो क्या रेट पहले जो हम निकालते थे उससे थोड़ी सी कम आएगी, बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में तो हम पहले कंसिडर करते थे कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, तो उसमें सपोज एक्स पार्टिकल आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते थे, ठीक है, एक्स एक्स क्या मतलब, ऐसे मानो 1000 में से 100 पार्टिकल आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, तो 100 आपके किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, लेकिन अब उन 100 में से भी हमने दूसरी कंडीशन लगा दी कि आपकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तो अब उस 100 में से मान लो 10 पार्टिकल का प्रॉपर ओरिएंटेशन ही है, बस सिर्फ 10 पार्टिकल का ही प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है, तो खाली 10 ही ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी वाली भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ओरिएंटेशन वाले को भी, तो 10 ही सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, अब तो पहले से रेट थोड़ी कम हो जाएगी ना, पहले उसी टाइम में 100 पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, अब 10 पार्टिकल हो रहे हैं कन्वर्ट, तो रेट कम हो गए। ठीक है, तो अब रेट कैसे दी जाएगी यही हमें देखना है। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, सो considering both factors, rate of reaction is given as following, इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं, कैसे देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लें, क्या ले लें, फॉर, ठीक है, वही बायोमोलिकुलर गैसेस एलिमेंट्री रिएक्शन लेंगे क्योंकि उसी के लिए वैलिड है, ए गैस प्लस बी गैस, सपोज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है, तो रेट पहली बात तो कैसे दी जाएगी, मैं लिख रहा हूँ। रेट जो होगा वो आपका क्या होगा, जेड ए बी पी ई की पावर माइनस ये बाय आर टी। ठीक है, क्या लिख दिया ये मैंने, समझाता हूँ। ठीक है, परेशान मत। ठीक है, पहली बात तो ये लिखते हैं कि ये सब क्या लिखा है, वेयर यहाँ पे जेड ए बी क्या है, जेड ए बी है एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन, बिटवीन ए एंड बी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और पी क्या है, पी के कई नाम है। ठीक है, एक नाम है स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, एक इसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नामकरण हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये जो हमने रेट निकाली है किस थ्योरी से निकाली, ये जो आया हमारा कोलिजन थ्योरी से आया। ठीक है, कोलिजन थ्योरी क्या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को मॉडिफाई करके ही कोलिजन थ्योरी आई थी। उसमें क्या केटीजी डाली थी, और केटीजी क्या है, इट इज अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब पहली बात मुझे बताओ कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि केटीजी किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस क्या वास्तविकता में आइडियल गैस नाम की कोई चीज है, या आइडियल गैस से फिर विचार है, आइडियल गैस तो सिर्फ एक विचार है। पहली बात ये आई किससे, कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी में केटीजी है, केटीजी क्या है, खुद उसके नाम में एक थ्योरी है। तो क्या केटीजी इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और दूसरी बात क्या, वो किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस सिर्फ एक विचार है। तो ये पहली बात तो जो रेट आई मेरी, ये जो मैंने रेट लिखी, क्या थ्योरेटिकल रेट है या हमारी एक्सपेरिमेंटल रेट है या प्रैक्टिकल रेट है, बताओ। थ्योरेटिकल है कि एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल एक ही बात है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल रेट तो हम कैसे लिखते थे, प्रैक्टिकल रेट तो हम वहीं से लिखते थे जो हमारा याद है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, जो हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ था, उसी से हम ऑर्डर निकालते थे। उसमें जो ऑर्डर आती थी वो कैसी आती थी, एक्सपेरिमेंटली आती थी। तो जो हम उससे जो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते थे वो कैसा होता था, वो भी एक्सपेरिमेंटल होता था। ठीक है, तो ये तो पहली बात तो हमारा थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल तो पढ़ा ही है, बात भी कर लेंगे अभी और अच्छे से। पहली बात तो ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कि यहाँ पे जेड ए बी, जेड क्या है, ठीक है, जेड तो होता है हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमारा एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम को हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब अलग अलग टाइप की कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, होती है Z1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Z1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, मतलब एक ही टाइप का अगर पार्टिकल है एक हमारे सैंपल में और उसी के बीच में कोलिजन हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या बोलेंगे उस चीज को, बताओ। Z1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक मिनट, इसे मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ। ठीक है, अगर गलत बोला होगा तो करेक्ट कर लेना। ठीक है, पहली बात तो Z क्या है, Z है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज Z। ठीक है, अब दो तीन चीजें होती हैं, Z1, एक Z11, एक Z12। ठीक है,
ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन क्या है, मतलब सॉरी Z1 क्या है, Z1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय अ सिंगल पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल अगर कोई कोलाइड कर रहा है कहीं, तो उसका आपने एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन निकाला मेड बाय अ सिंगल पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको कौन सा कहा, Z1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब Z11 कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एवरेज नंबर ऑफ बायमोलिकुलर कोलिजन, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है, ठीक है, इन अ गैस, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है इन अ गैस सैंपल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब Z11 कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या, कि मतलब जो दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं वो सेम गैस के थे, वो सेम गैस के थे, यानी कि बायमोलिकुलर कोलिजन है, दो सेम गैस के पार्टिकल हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो it is the average number of collision biomolecular collision in a gas per unit time per unit volume। Z1 क्या था, average number of collision made by a particle per unit time per unit volume। और Z12 कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, Z तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लेकिन इसमें जो गैस पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, जैसे कि एक H2 है तो दूसरा O2 है, तो इट इज द एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसी को क्या कह देते हैं, Z12 कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसी को यहाँ पे क्या कहा, ZAB कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बताओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ आई कि कितने कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में हो रहे हैं। अब एक पार्टिकल का है तो Z1 हो गया, और अगर एक गैस सैंपल में एक ही गैस के दो पार्टिकल के बीच में है, मतलब एक ही गैस है उसी के दो पार्टिकल के बीच में हो रहे हैं तो Z11, और दो अलग अलग गैस के बीच में हो रहे हैं तो Z12 या ZAB, ठीक है। तो बेसिकली ये तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई कि कितने कोलिजन, और Z क्या है, Z हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि इट इज एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक एक पार्टिकल के बीच में, तो अगर एक पार्टिकल कर रहा है कोलिजन, तो आपका क्या हो गया, Z1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और अगर हमारा बायोमोलिकुलर कोलिजन है, एक ही गैस का, लेकिन बायोमोलिकुलर कोलिजन है एक ही गैस का, तो Z11, और दो अलग अलग गैस के बीच में बायोमोलिकुलर कोलिजन है तो Z12 कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक। तो बेसिकली ZAB क्या हो गया हमारा, इट इज अ पैरामीटर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, इट इज अ पैरामीटर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। अब P क्या है हमारा, स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। अगर मैं इसको बताऊं ये है क्या, लिख लो इसे, ठीक है। तो इट इज बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन है, क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन है जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं। ई की पावर माइनस ये बाय आर टी क्या था, ये वो था ना कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स इन एक्टिवेटेड स्टेट, यानी कि इट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर या इक्वल टू है, ये था ना। तो ये ई की पावर माइनस ये बाय आर टी वो फैक्टर को कंसीडर कर रहा है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। पी क्या फैक्टर है, पी जो भी हमारा इसका स्टेरिक प्रोबेबिलिटी या ओरिएंटेशन, ये फ्रैक्शन किसको कंसीडर कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं। और जेड ए भी तो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारा पैरामीटर है किसका, टोटल कोलिजन का, ठीक है। तो टोटल टोटल कोलिजन को जब हमने इन दो फैक्टर से कंसिडर कर लिया, हमने इसमें दोनों फैक्टर आ गए ना, ये काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर आ गया, ये हमारा कौन सा फैक्टर आ गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर आ गया, और ये नंबर ऑफ कोलिजन वाला आ गया। तो हमने इसीलिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों फैक्टर हमें लेने थे। और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन भी इंपॉर्टेंट है हमारे रेट के लिए कि कितने कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। बताओ क्या अभी ये कुछ कुछ समझ आया, बोलो। ठीक है, अच्छा। अब ये तो थ्योरेटिकल बात हुई, थ्योरेटिकल कैसे हुआ ये भी मैंने बता दिया। अब एक्सपेरिमेंटल अगर हम रेट लॉ की बात करें, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ,
तो एक्सपेरिमेंटल तो वही जो हमारा नॉर्मल डिफरेंशियल रेट लॉ है, वही एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है। क्यों? क्योंकि उसके पार्शियल ऑर्डर जो थे वो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, तो उससे जो रेट लॉ आता है वो भी कैसा हो गया? एक्सपेरिमेंटल ही हो गया। ठीक है, तो रेट लॉ क्या होता है? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इसी रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा? अगर हमने एलिमेंट्री मानी है तो ए की कंसेंट्रेशन इसकी पावर में 1, बी की कंसेंट्रेशन इसकी पावर में 1, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो पार्शियल ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। ठीक है, के को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इंटू ए की कंसेंट्रेशन इसकी पावर 1 इंटू बी की कंसेंट्रेशन इसकी पावर 1। बोलो, लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं। और थ्योरेटिकल रेट लॉ क्या आया था अभी अपना? थ्योरेटिकल रेट लॉ अभी ऊपर निकाला, लिख देता हूं दोबारा। क्या? रेट इक्वल टू जेड ए बी पी ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, क्या मैं दोनों चीज को कंपेयर कर सकता हूँ? मतलब क्या दोनों को कंपेयर कर दूं? कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, दोनों ही रेट हैं। ठीक है, दोनों ही रेट हैं तो दोनों को क्या बेसिकली इक्वेट कर दूं। ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी वाला फैक्टर तो कट हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ बस। ठीक है, दोनों ही रेट है। ठीक है, तो ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी कट हो जाएगा, ए की कंसेंट्रेशन इसकी पावर 1। ठीक है, बी की कंसेंट्रेशन इसकी भी पावर 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? जेड ए बी डॉट पी, और ई की पावर माइनस ई आर टी वाला फैक्टर कट हो गया। ठीक है, इनकी पावर में 1 ही है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 ही है। ठीक है, यहाँ से मुझे बताओ कि मैं ए को क्या लिख सकता हूँ? ए को मैं लिख सकता हूँ जेड ए बी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और मल्टीप्लिकेशन में पी। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ जो पी है, क्या था पी? इट वॉज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। और पी अगर फ्रैक्शन है तो इसकी यूनिट क्या होगी? फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? यूनिटलेस होती है। यूनिट होती ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये यूनिटलेस हो गया तो यानी कि ये जो है और ये जो है क्या सेम यूनिट होगी इनकी? ए और इसकी क्या सेम यूनिट होगी? जो ए की यूनिट होगी वही इस पूरे फैक्टर की यूनिट होगी। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं कि ये जो है इन दोनों की सेम यूनिट्स होगी। ठीक है, सेम यूनिट्स होगी तो अब क्या कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझो। ठीक है, एक ऐसा हमने मान लिया कि ये क्या ये पूरा फैक्टर कुछ कुछ एक ही तरह ही होगा, तभी तो यूनिट सेम है। ठीक है, बताओ बताओ, ये वाला फैक्टर कुछ कुछ एक ही तरह ही है तो तभी तो यूनिट सेम है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें से एक्सपेरिमेंटल वाला कौन सा था? ऊपर वाला था। ऊपर वाला था, तो ये वाला जो ए है ये एक्सपेरिमेंटल वाला है या थ्योरेटिकल है? बताओ, ये ए बताओ, ये ए एक्सपेरिमेंटल है या थ्योरेटिकल है? एक्सपेरिमेंटल है। तो एक हमने इसको भी ए ही मान लिया पहली बात तो, और इसको ए क्या बोल दिया? थ्योरेटिकल बोल दिया। ठीक है, इस पूरी चीज को। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख दिया कि ए को जो हमारा ए था कौन सा अरीनियस वाला उसको बोल दिया एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू ए थ्योरेटिकल इंटू पी। और हमने क्या करा बेसिकली, कैसे करा कि हमने जेड ए बी अपॉन
कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या बोल दिया, ए थ्योरेटिकल बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा P आ गया। मैं P को क्या लिख सकता हूँ अब, ठीक है, P को लिख सकता हूँ A थ्योरेटिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, A एक्सपेरिमेंटल अपॉन A थ्योरेटिकल। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जो A थ्योरेट एक्सपेरिमेंटल है कौन सा वाला है, ये है अरीनियस वाला। ठीक है, कलर थोड़ा अजीब सा हुआ है, ये जो है ये अरीनियस वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा अरीनियस वाला। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन ध्यान भी रखना है कि ए पी क्या है, ए एक्सपेरिमेंटल अपॉन ए थ्योरेटिकल। ठीक है, अब मुझे बताओ क्योंकि पी क्या था, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो पी का वैल्यू क्या, पी अगर फ्रैक्शन है तो लेस देन 1 ही होगा। बोलो, अगर पी फ्रैक्शन है तो लेस देन 1 ही तो होगा। बोलो, पी फ्रैक्शन है तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ए एक्सपेरिमेंटल ए थ्योरेटिकल से क्या होगा, छोटा होगा। जो एक्सपेरिमेंटल वाला है यानी कि जो अरीनियस वाला है, ठीक है, वो थ्योरेटिकल से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, बता। ठीक है, तो आप ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, ये वाली चीज़ सम अप कर देता हूँ। ठीक है, ये रेट लॉ थ्योरेटिकल वाली चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या जेड ए बी क्या है, पी क्या है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, और बाकी आप कंपैरिजन तो नहीं, आप लास्ट में बस ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ डेरिवेशन नहीं ज़रूरत है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जेई वाले बच्चे सब ध्यान रख सकते हैं, नीट वाले बच्चे इतना ध्यान रख ही लो कि ये पी ध्यान रख लो और ये ध्यान रख लो बस। ठीक है, क्या क्लियर है। ठीक है, तो अब एक बार भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन आया था और सरासर क्वेश्चन गलत था। ठीक है, चलो लेकिन करते हैं क्वेश्चन, गलत था तो गलत था, अब क्या करें, फिर भी देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था और वो भी गलत आया था। चलो देखते हैं फिर भी ये क्वेश्चन कि क्या गलत था इसमें। देखो, सबसे पहले तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरिक फैक्टर पी कह रहा है वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 4.5। पहली बात तो पी जो है वो एक्सपेरिमेंटली नहीं निकलता है। पी कैसे एक्सपेरिमेंटली निकल सकता है, उसमें से तो आपकी एक चीज तो थ्योरेटिकली है। ठीक है, ठीक है, जब ये कोलिजन थ्योरी पूरी हमारी कैसी है, जब पी पूरी कोलिजन थ्योरी हमारी कैसी है, थ्योरेटिकल है, तो उसका पी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, चलो कोई नहीं, गलती हो गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कैसे हुआ। ठीक है, और दूसरी बात, पी तो लेस देन 1 होता है, अभी तो बात करी, पी क्या होता है, लेस देन 1। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, तो पी जो स्टेरिक फैक्टर पी है, पहली बात तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये ऐसी बात हो गई कि अगर मैं बोल दूं मॉलिक्यूलैरिटी वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, तो मॉलिक्यूलैरिटी है ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो उसको एक्सपेरिमेंटल बोलने का क्या मतलब। ठीक है, तो पहली गलती। दूसरी गलती 4.5, चलो मान लिया थ्योरेटिकल दिया है, या चलो उसने पी को एक्सपेरिमेंटल मान लिया, चलो हम दोनों गलती माफ, एग्जामिनर की भूल चूक माफ, तो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
लेकिन अब क्या दिक्कत आई, उसने क्वेश्चन तो ऐसा बना दिया, ठीक है, अब ऑप्शन बनाते टाइम उसको ओरिजिनल बातें ध्यान रह गई, जो ओरिजिनल में असली वास्तविकता में होता है। तो ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बनाए एक इंसान ने, ऑप्शन बनाए दूसरे इंसान ने, और आंसर दिया फिर तीसरे इंसान ने, कुछ कुछ ऐसा वाला लग रहा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रिडिक्टेड बाय frequency factor predicted by Arrhenius equation is higher than determined experimentally। ठीक है, इज हायर देन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि ये किसी की बात कर रहा है, वही पी की बात कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रिडिक्टेड बाय अरीनियस इक्वेशन। अब अब हम कैसे मानेंगे, अब हम तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे ना, क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि ये जो एक्सपेरिमेंटली डिराइव हुआ, ठीक है, तो हम मान लेते हैं चलो कि उसने जो एक्सपेरिमेंट लिखा है वो आगे भी उसे ही एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहा है, ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, चलो ऐसी बात करते हैं कि जिसने शुरू में एक्सपेरिमेंटल लिखा उसी की वो बात कर रहा है आगे भी एक्सपेरिमेंटल की, जहां वो एक्सपेरिमेंटल लिखेगा उसी की बात करेगा। ठीक है, मतलब जो उसने एक्सपेरिमेंटल शुरू में लिखा वो एक्चुअल में वैसे क्या है, थ्योरेटिकल है। जो उसने एक्सपेरिमेंटल लिखा वो एक्चुअल में क्या है, थ्योरेटिकल है। तो मान लेते हैं चलो जो उसने एक्सपेरिमेंटल लिखा वही एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल है वो कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पी पी होता है ए एक्सपेरिमेंटल अपॉन ए थ्योरेटिकल। बोलो, होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है। अब लेकिन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसने थ्योरेटिकल को क्या बोला है बताओ। ठीक है, ठीक है, अब देखो थोड़ी पागलपंती है, देखो इसने थ्योरेटिकल को क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल बोला। इसने थ्योरेटिकल को क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल बोला, ये तो वास्तविकता में होता है। ठीक है, लेकिन इसने थ्योरेटिकल को क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल बोला। तो आपका पी क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं इस क्वेश्चन में, तो पी क्या हो जाना चाहिए, पी हो जाना चाहिए ऊपर तो आर्हीनियस वाला ही। ठीक है, ऊपर तो आर्हीनियस वाला ही, और नीचे ए जो थ्योरेटिकल होता है लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटल बोल रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ऐसी होना चाहिए, ऊपर तो अरीनियस वाला ही आता है। ठीक है, ये अरीनियस वाली चीज को अलग बोल रहा है और एक्सपेरिमेंटल को अलग बोल रहा है, तो हमने अरीनियस वाले को क्या ऊपर तो अरीनियस वाला ही मान लिया, और जो थ्योरेटिकल होता है हमने उसको क्या बोल दिया, एक्सपेरिमेंटल बोल दिया, क्योंकि इसने शुरुआत में ही थ्योरेटिकल जो लिखना चाहिए था उसको एक्सपेरिमेंटल लिख दिया। तो जहां थ्योरेटिकल लिखना है वहां हम क्या लिख देंगे, एक्सपेरिमेंटल लिख देंगे, और अरीनियस तो ऊपर रहता ही है। बोलो, हम ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने दिया है p ग्रेटर देन 1, तो अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो अरेनियस वाला a ज्यादा होगा एक्सपेरिमेंटल वाले से इसके हिसाब से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन इज हायर देन दैट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बोलो पहला ऑप्शन सही है उस हिसाब से, बोलो बोलो, सही है। लेकिन जब उसने आंसर बनाया तो उसको क्या ध्यान था, ये ध्यान था, और ये ध्यान था, तो फिर ऑप्शन उसने क्या दे दिया, डी दे दिया, जो इसका उल्टा है बिल्कुल, जो कि वैसे सच है, लेकिन वैसे सच है, लेकिन उसने आंसर ए नहीं दिया, ए होना चाहिए था लेकिन ए उसने नहीं दिया। ठीक है, बोलो, ठीक, इतनी बात समझ आई, आंसर ये होना चाहिए था इस हिसाब से। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर। ये बात तो ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी तो मैकेनिज्म का पार्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी तो मैकेनिज्म का पार्ट है, उसका स्टेरिक फैक्टर से क्या लेना देना।
बताओ, स्टेरिक फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी तो दो अलग अलग बातें हैं, हमने कहीं पढ़ा भी नहीं कुछ ऐसा। तो एक ये बात तो एकदम ठीक है, बोलो बी ऑप्शन तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है, सी ऑप्शन पढ़ो, एक सेकंड रुको। तो क्या कह रहा था? ठीक है, ये बात ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर अलग बात है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारी वो मैकेनिज्म पे बेस्ड है, तो उसमें वो चीज़ अलग है। ठीक है, अब कह रहा है सिंस P इक्वल टू 4.5, सिंस P इक्वल टू 4.5 द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड। ठीक है, पहली बात तो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट करता है क्या? कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट करता है क्या? नहीं करता है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर ही नहीं सकता है। कोई अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो कैटलिस्ट बस उसका रेट इंक्रीज कर सकता है, स्टार्ट और स्टॉप थोड़ी कर सकता है। कोई रिएक्शन पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो अगर ये बात नहीं भी लिखी होती तब भी ये गलत है। तो सिंस ये, तो एक कहो चाहे ना कहो, ये तो है ही गलत, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, तो गलत ही है। ठीक है, इतना अगर ये बात नहीं भी होती तब भी ये बात गलत ही होती ना, कि रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज, तो ये बात तो सरासर गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन पक्का है, सी ऑप्शन नहीं है, ये बात पक्का सही है। ठीक है, लेकिन उसने क्या दिया, उसने ऑप्शन डी was आंसर, बट ये बल्कि बी एंड डी was आंसर, बट मस्ट बी ए एंड बी, यही होना चाहिए था, ए और बी आंसर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन था ही गलत। ठीक है, तो एक बार आया वो भी क्वेश्चन ऐसा आया, क्योंकि गलती यहाँ एक्सपेरिमेंटली पहले बोल के कर दी, फिर नीचे एक्सपेरिमेंटल जो था उस चीज को मान लिया थ्योरेटिकल। ठीक है, ठीक है, पी 4.5 बोल रहा है, नीचे अलग मान रहा है कई बार। ठीक है, बोलो, क्वेश्चन आ गया समझ में? समझने वाला कुछ था नहीं पर फिर भी। ठीक, यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स समाप्त हुआ, सारे क्वेश्चन शीट के कर सकते हो। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो फिर लेक्चर दोबारा देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।